मैं कोलकाता में कॉलेज के पढ़ाई के दौरान पेइंग गेस्ट के तौर पर रहता था। मेरा एग्ज़ाम लगभग समाप्त हो चुका था, इसलिए मैंने अपने घर वापस लौटने के लिए ट्रेन की टिकट बुक की। पर दुर्भाग्य से टिकट की डेट महीने के पहले वीक की थी, जिसका मतलब था कि अगर मैं वहाँ रुका तो मुझे अगले पूरे महीने का पेमेंट करना होगा। मैं कुछ पैसे बचाना चाहता था, इसलिए मैंने कोलकाता में ही अपने एकमात्र रिश्तेदार के यहाँ रुकने का फ़ैसला किया। मेरे परिवार के लोग उनके साथ सामान्य संबंध रखते थे, पर मैंने उनसे सालों से कभी बात नहीं की थी और उन्होंने मुझे फ़ोन करने की जहमत नहीं उठाई। फिर मैंने अपनी माँ से उनका नंबर लिया और उनके पुराने नंबर पे कॉल किया। बेल जाने लगी। मुझे अंदर से थोड़ा सुकून मिला। मैंने उन्हें बताया कि मैं कौन हूँ और पूछा कि क्या मैं कुछ दिनों के लिए उनके पास रुक सकता हूँ। मैंने सीधे मुद्दे की बात की थी, क्योंकि मुझे यकीन था कि वे मुझे अपने यहाँ रहने देने वाले हैं नहीं। मेरी तरह वे भी हैरान थे, लेकिन थोड़ी देर बात करने के बाद उन्होंने झिझकते हुए हाँ कह दिया। मैं खुशी खुशी अपने सामान के साथ उनके छोटे से घर पे जा पहुंचा। वे 2 बच्चों के साथ एक सामान्य परिवार की तरह लग रहे थे। बच्चे ठीक थे, लेकिन मेरे साथ कुछ असहज थे। इस घर से अजीब सी गंध आ रही थी, एक तरह के फिनाइल की गोलियों की, जिसे हम कपड़ों के बीच रखते हैं। दोनों बच्चे मुझसे आंख मिलाने से कतरा रहे थे। उन्होंने बस इशारे से मुझे बता दिया कि मुझे कहाँ जाना है। मैं सीधे घर के अंदर गेस्ट रूम में चला गया, जहाँ एक छोटा कंक्रीट का फर्श और छोटी सी खिड़की थी। फर्श पर एक गद्दे को छोड़कर यह पूरा कमरा खाली था। कमरे में ब्लीच की गंध आ रही थी। मुझे इसकी कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि मैं वैसे भी कुछ दिनों के बाद चला जाने वाला हूँ। थोड़ा आराम करने के बाद मैंने उससे बातचीत की। उन्होंने मुझे अपनी खराब जीवन की स्थितियों के बारे में बताया और बताया कि वे सभी से क्यों दूर रहते हैं। हमने बातचीत की और सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन बात करते करते हमारे खाना खाने का समय आ गया। मेरे खाना खाते समय दोनों बच्चे भी मेरे पास आके बैठ गए। उनकी माँ ने मुझे खाने में चावल और करी दी, लेकिन उनके बच्चों को कुछ नहीं दिया। इसलिए मैंने अनुमान लगाया कि शायद वे बच्चे डाइट पे हैं, या फिर वो गरीब हैं और बस मुझे कुछ आतिथ्य दिखाना चाहते हैं। मैं उनसे ये पूछना चाहता था, लेकिन मुझे लगा कि ये सही नहीं है। उनके माँ बाप ने दूसरी बात छेड़ दी और मेरा ध्यान भटका दिया। खाना खाने के बाद मैं वापस गेस्ट रूम में चला गया और अपने बिस्तर पर लेट गया। कमरा ठंडा लग रहा था। बिस्तर में लेटे लेटे मैं अपने फ़ोन में सोशल मीडिया चलाने लगा, लेकिन फिर मैंने एक आवाज़ नोटिस की, क्रिक 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 जैसी हल्की आवाज़। मुझे ऐसा लगा कि छत पर एक पक्षी है जो यह आवाज़ निकाल रहा है। यह बहुत नज़दीक लग रहा था। उत्सुकतावश मैंने इसके बारे में पूछने के लिए कमरे से बाहर निकला, पर मैंने देखा कि घर पर कोई नहीं है। मैंने कमरों की तलाशी ली, लेकिन वे खाली थे। मैं सोफे पर बैठ गया और सोचने लगा कि क्या हुआ। मैंने कमरे में झांकने की कोशिश की। सब कुछ धूल से भरा हुआ था। फर्नीचर पुराना था। दीवारों को हॉल में ही रंगा गया था, लेकिन यह मुझे अजीब लगा क्योंकि वे खराब थे। मैंने कुछ और झांक कर देखा और अपना फ़ोन चलाने लगा। कुछ लगभग आधे घंटे के बाद मैंने एक और आवाज़ सुनी, जैसे कि पत्थर खिस रहा हो। फिर रसोई के दरवाजे का हैंडल हिलने लगा। मुझे लगा कि मुझे छिप जाना चाहिए, इसलिए मैं अपने कमरे में वापस चला गया। मैंने झांक कर देखा तो वे सभी बाहर आ गए थे। उनका पेट भरा हुआ लग रहा था। मैंने अपने कमरे से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं की। तब तक रात के खाने का समय भी हो चुका था और मैं पहले से कहीं ज़्यादा उत्सुक था। दोपहर के खाने की तरह ही उन्होंने मुझे खाने को बहुत कुछ दिया, लेकिन खुद के लिए कुछ भी नहीं दिया। इस बार हिम्मत जुटाते हुए मैंने उनसे पूछ ही लिया, क्या आप सबने बाहर से खाना खाया है? क्योंकि मैंने आज आपको खाते हुए नहीं देखा। क्या तुम बच्चों को भूख नहीं लगी? अरे नहीं बेटा, बच्चों का आज पेट फूला हुआ है। मैंने उसे दवाई दी है। ये खाना खाना नहीं चाहते, उसकी माँ ने मुस्कुराते हुए कहा। मैंने आज आपको खाना खाते नहीं देखा। क्या इसलिए कि मैं यहाँ हूँ? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। हम चुपचाप रसोई में खा लेते हैं, इसलिए तुमने शायद हमें नहीं देखा होगा। ओह ठीक है। मैंने और कुछ नहीं कहा, चुपचाप उठकर अपने कमरे में चला गया। मैं अपने पीछे तीखी निगाहों को महसूस कर सकता था। मुझे डर लग रहा था,
लेकिन मैं अपने मन में उठे सवालों को दूर नहीं कर पा रहा था। रसोई के अंदर क्या है? वे आवाज़ें क्या थी? वे क्या खाते हैं? मैं उन सभी से इस बातें पूछना चाहता था। मैं रसोई घर को ज़रूर चेक करूँगा जब सभी लोग सो जाएंगे। आधी रात हो चुकी थी जब मैंने चुपके से अपना दरवाज़ा खोला। बाहर अंधेरा था। चांद पर्दे के पीछे से झांक रहा था और बाहर झिंगरों की आवाज़ आ रही थी। धीरे धीरे सावधानी से मैं रसोई के दरवाजे के पास पहुंचा और धीरे से मैंने इसे खोला। मैं अंदर घुसा और सावधानी से दरवाज़ा फिर से बंद कर दिया। फिर मैंने अपने फ़ोन के टॉर्च को ओपन किया। मैं देखने की कोशिश की कि वहाँ आखिर है क्या, लेकिन यह एक सामान्य रसोई निकली। छोटे मसालों से भरे कंटेनर, एक स्टोव और एक फ्रिज। मुझे लगा कि शायद मैं गलत था। ये लोग बस गरीब हैं। मैं पलटकर जाने ही वाला था कि मेरे पैर की छोटी उंगली फर्श के किसी चीज़ से टकराई। मैंने नीचे देखा। यहाँ एक कुंडी थी। यह एक तहखाने का दरवाज़ा था। मुझे पता था कि मुझे क्या करना है। इससे पहले कि मेरा मन मुझे वापस मुड़ने के लिए कह पाता, मैंने इसे धीरे से खोला और दरवाज़ा चरमराता हुआ खुल गया। रसोई में एक अनजानी सी बदबू भर गई। मैं नीचे जाने से झिझक रहा था, लेकिन क्योंकि मुझे लगा कि मैं एक रहस्य सुलझाने वाला हूँ, मैं नीचे की ओर उतर गया। मैं अंधेरे में एक खड़ी सीढ़ी से नीचे आया था और आखिरकार मेरा पैर ज़मीन पर पड़ा। यहाँ पर फैली अलग अलग गंधों से मेरा सर घूम गया था, जैसे सड़ी हुई लकड़ी, पेंट और जंग की बदबू। मैं समझ सकता था कि मैं एक छोटे से कमरे में था। हर जगह कपड़े और पेंट के डब्बे थे। ऊपर की दीवारों में इस्तेमाल किया गया वही पेंट था, उससे भी ज़्यादा कबाड़, पत्थर की गंदगी, मशीनों के टुकड़े। मुझे लगा कि बस यही सब है, तब तक जब तक मैंने नीचे एक और दरवाजे को नहीं देखा था, जिसके नीचे से एक हल्की नीली रोशनी आ रही थी। मैंने तुरंत उसे धक्का देके खोला और हवा का एक नम झोंका मुझे लगा। मैंने देखा कि एक कमरा है जिसके बीच में एक विशाल पौधा रखा है। मुझे यकीन नहीं हुआ। हर जगह पौधे थे, छत पर नीली रोशनी और एक मशीन से आने वाली नम हवा, जो वही आवाज़ें कर रही थी जो मैंने अपने कमरे में सुनी थी। उसमें से पाइप ऊपर की ओर जा रहे थे। शायद इसलिए मैं वह आवाज़ सुन पाया था। यह एक इंडोर ग्रीन हाउस था। इस पौधे ने मुझे चौंका दिया था। एक विशाल गोल हरा सा पौधा जो हल्का ट्रांसपेरेंट था, जिसमें बड़ी बड़ी नसें निकली हुई थी। मुझे लगा कि यह कोई पेड़ नहीं है, क्योंकि यह छूने में नरम था। इसकी नसों से एक हरे रंग का गुदा पास में पड़े एक कटोरे पर रिस रहा था। यह बहुत ही भयानक था। मैंने इस पौधे को और अधिक ध्यान से देखने की कोशिश की। मैं उस पौधे के और पास गया। पौधे के अंदर कुछ था। यह एक तरह का काला जेलीफिश था। मैंने उस पर अपने मोबाइल की रोशनी डाली। सच कह रहा हूँ, मेरे गर्दन के पीछे के बाल खड़े हो गए थे। मैं अपना संतुलन खो बैठा और डर के मारे पीछे लड़खड़ा के गिर पड़ा। उस पौधे के अंदर एक आदमी था, लगभग गल चुका आदमी। इससे पहले कि मैं अपनी आंखों से सवाल कर पाता, मैंने तहखाने के दरवाजे की चरमराहट सुनी। मैं जल्दी से उठा और उसके पीछे छिप गया। मैं झांक के देख भी रहा था। मेरा मुंह सूख रहा था और मेरे कान बज रहे थे। मैं सच में बहुत डर गया था। मैंने देखा कि यह उन बच्चों में से एक था। वह उस पौधे के पास आया और उस कटोरे से हरे रंग का लिक्विड पी गया। तो ये वो चीज़ थी जो वो खाते थे। मुझे पता था कि मुझे भागना होगा, इसलिए मैं उठा और मैं उसके सामने था। वह डर गया। उसे इसकी उम्मीद नहीं थी। शायद वो चीखने ही वाला था। इससे पहले मैंने अपना हाथ उसके मुंह पे रख दिया, लेकिन उस कमीने ने मेरे अंगूठे को जोर से काट लिया। मैंने उसकी गर्दन पकड़ ली और दबा दिया। उसकी आंखें घूमने लगी, उसके हाथ फड़फड़ाने लगे। वह बेहोश हो चुका था। मुझे तब अपनी ताकत का पता नहीं था। मैं बस भागना चाहता था। मैं सीढ़ियों से ऊपर चढ़ा और रसोई से होते हुए अपने कमरे में गया। मेरे हाथ में जो कुछ भी आया, मैंने उसे अपने बैग में डाला और वापस जाने के लिए मुड़ा ही था, लेकिन मेरे दोनों रिश्तेदार दरवाजे पे खड़े थे। उसकी आंखें भूखी और गंदी थी। तुम सच में साहसी हो। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी जल्दी आसपास ताक झांक करोगे। पीछे हटो, मेरे पास एक चाकू है।
अगर तुम करीब आए तो मैं तुम्हें चाकू मार दूंगा। मैंने अपना कांपता हुआ हाथ इधर उधर हिलाया। देखो, वो पौधे हमें जिंदा रखते हैं, इसलिए हमें तुम्हारी ज़रूरत है। हम इसके बिना नहीं रह सकते। मुझे कोई परवाह नहीं है, मुझे जाने दो। तुम यहाँ से जिंदा नहीं जाओगे। अगर तुम सो गए होते तो तुम्हें कुछ भी पता नहीं चलता, लेकिन अब तुम्हारी मौत भी पिछली मौत की तरह ही गंदी होगी। क्या? ये क्या कह रहे हो? अचानक उसकी बेटी पीछे से भागते हुए आई। नीचे भाई बेहोश पड़ा है, शायद वो मर चुका है। वो दोनों चौंक गए। मुझे लगा कि यही सही मौका है। मैंने अपने रिश्तेदार की गर्दन पकड़ के उसे जमीन में पटक दिया और चाकू से उस पर वार किया। वो लड़खड़ा गया। उसने मुझे पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। मैंने अपनी सारी ताकत जुटाई और उठकर भागने लगा। मेरी नसों में खून तेजी से दौड़ रहा था। उसकी वाइफ ने मेरा पैर पकड़ लिया, लेकिन मैं उससे बच निकला। मैं दोनों के चंगुल से छूट गया, लेकिन जैसे मैं दरवाजे के बाहर भागा, उसकी बेटी मुझे वहीं खड़ी देख रही थी। सामने का दरवाज़ा बंद नहीं था। मुझे थोड़ी खुशी महसूस हुई। मैं बस भाग गया। मैंने मदद नहीं मांगी, शायद इसलिए कि मैं बहुत डरा हुआ था। मैं बस बाहर निकलना चाहता था और मैंने इसके बारे में सोचा नहीं था। मैं रात भर भागता रहा और अंत में स्टेशन के प्लेटफॉर्म की बेंच में गिर पड़ा। कई घंटे हो गए हैं। मुझे यह सब लिखने की ज़रूरत थी पहले। अब मुझे अजीब लग रहा है। मुझे लगता है मुझे पुलिस से संपर्क करना चाहिए। मेरा सर भारी लग रहा है। मुझे भूख लग रही है। मैं मरना नहीं चाहता। मेरे कपड़े में वो गाढ़ा सा हरा लिक्विड लगा हुआ था, जिसे मैंने खा लिया। इसका स्वाद अच्छा था। मुझे इसे लेना चाहिए। मुझे लगता है मैं वापस जाऊंगा और कुछ और टेस्ट करूंगा।